नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका बहुत स्वागत है। भारत का लोकसभा चुनाव 2024 बहुत ही मुस्तैदी के साथ सभी विपक्षी दल लड़ रहे हैं और बहुत सारे राज्यों में अभी चुनाव नहीं हुए हैं, चुनाव होने बाकी हैं। सिर्फ 2 चरण में चुनाव हुए हैं और इन 2 चरणों में राजस्थान में पूरा सभी सीटों पर, लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो गई है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 से 15 सीटों के बीच में भी कांग्रेस इस बार सीटें ला सकती है। बहरहाल एक नई पार्टी उभरी है राजस्थान में, काफ़ी चर्चा में है, ज़मीनी रूप से काफ़ी लोगों में लोकप्रिय है। पार्टी का नाम है बाप, यानी भारत आदिवासी पार्टी। हम बाप पार्टी यानी भारत आदिवासी पार्टी के बारे में जानेंगे कि यह पार्टी क्या है, कौन लोग हैं, इसके कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं। इन तमाम सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल मीणा। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये क्या है, बाप क्या है? मैं इसकी शुरुआत करूंगा कि जो विधानसभा इलेक्शन चल रहे थे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मंत्री थे मुरारी लाल मीणा जी, तो उनको प्रभारी लगाया गया था। इस क्षेत्र का पूरा डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो उदयपुर संभाग है, वहाँ जो है ये पूरा क्षेत्र जो है टीएसपी के अंतर्गत आता है, ट्राइबल सब प्लान एरियाज है ना, जहाँ ट्राइबल सब प्लान एरिया वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ आदिवासियों की आबादी 50% से ऊपर होती है। तो उसी तरीके का ये क्षेत्र है। तो जब वो वहाँ गए और उनसे वहाँ से आए तो उनसे पूछा गया कि भाई क्या हाल है उदयपुर संभाग का, क्या रहेगा कांग्रेस का। तो उन्होंने बोला कि अभी तो वहाँ जो है सबका बाप बाप बना हुआ है। अच्छा। हाँ, तो एक नई पार्टी आई है, पार्टी अभी बनी है लेकिन मूवमेंट काफ़ी पहले से चल रहा था। अच्छा। हाँ, मूवमेंट काफ़ी पहले से चल रहा था। तो पहले एक सामाजिक आंदोलन था, लेकिन सामाजिक आंदोलन में जब नेताओं के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और जो एक भारत समाज की जो एक कॉम्प्लेक्स राजनीति है उसके द्वारा उनको जब टारगेट किया गया तो उन्होंने सोचा कि अब हमको राजनीति में उतरना चाहिए। इसलिए जो पहली बार वो 2018 का इलेक्शन भारतीय ट्राइबल पार्टी के सिंबल पर लड़े। हालांकि उनके फिर भारतीय ट्राइबल पार्टी से कुछ जो है डिस्प्यूट हुए और उन डिस्प्यूट के कारण वो उनसे अलग हुए और उन्होंने अपनी पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी बनाई। और इनका एक जो है आदिवासी परिवार के नाम से एक सामाजिक संगठन है, ठीक है, वो जो है लोगों में सामाजिक जन जागरूकता फैलाता है। वही जो आदिवासी परिवार है, ठीक है, उसी की जो है परिणति भारतीय आदिवासी पार्टी के रूप में हुई है। भारतीय आदिवासी पार्टी की जरूरत ही क्यों पड़ गई? राजस्थान में तो कांग्रेस है, मजबूत है, भाजपा है, बाप की जरूरत क्यों पड़ गई? एक्चुअली इसके जो है अपने कारण थे। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाऊंगा। राजस्थान में जो है ट्राइबल जो रिजर्वेशन है वो लगभग 12.5-13% के आसपास है। सॉरी, 12.5% है, लेकिन ट्राइबल पॉपुलेशन 13-14% के आसपास है। तो उसमें 95 में क्या हुआ, 1995 में रिजर्वेशन, आदिवासी रिजर्वेशन को बांट दिया गया। पूर्वी राजस्थान जो मीणा बाहुल्य है उनके लिए अलग रिजर्वेशन 7.5% रिजर्व कर दिया गया स्टेट जॉब्स में, और 5.5% जो है जो साउदर्न राजस्थान है जहाँ भील जो है ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा संख्या में रहते हैं, उनके लिए अलग से रिजर्वेशन 5.5% कर दिया गया। तो ये जो भील डोमिनेटेड पार्ट है, यहाँ इसको नाम दिया गया ट्राइबल सब प्लान एरिया, टीएसपी एरिया, है ना। तो इस टीएसपी एरिया में हुआ क्या कि जो रिजर्वेशन दिया गया वो इस तरीके से बांटा गया, 45% ट्राइबल के लिए रिजर्वेशन, 5% एससी के लिए रिजर्वेशन, बाकी 50% ओपन कैटेगरी, है ना। तो 1995 से लेकर के 2013 तक सब कुछ ठीक चलता रहा। अब लेकिन 2013 में एक घटना होती है। 2013 में वहाँ पे जो ट्राइबल सब प्लान एरिया का जो अपर कास्ट था, जो राजपूत समाज था या जैन समाज था, ब्राह्मण समाज था, वो एक आंदोलन चला रहा था कि जो है ट्राइबल सब प्लान एरिया में जो ओपन कैटेगरी है उसमें सिर्फ जो है उसमें ये होता था कि बाहर वाले जो है ओपन कैटेगरी वाले भी वहाँ अप्लाई कर सकते थे। राजस्थान के टीएसपी एरिया के बाहर वाले अप्लाई कर सकते थे। लेकिन 2013 में ये रूल आया
उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और जो है एक्चुअली ट्राइबल सब प्लान एरिया के लिए जो रूल आता है उसमें वो रूल राज्यपाल के थ्रू आता है ना। तो एक रूल आया कि भाई जो है अब ट्राइबल सब प्लान एरिया में जो ओपन कैटेगरी है उसमें ट्राइबल सब प्लान एरिया के ओपन कैटेगरी के लोग अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, हाँ ठीक है। तो एक मैसेज गया वहाँ ट्राइबल्स में मैसेज गया कि अब हमारे लिए जो है 45% सीटें ही रिजर्व, अब हम जो ये ओपन कैटेगरी है इसमें हम जो है नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है 70 से 90% के आसपास, और पूरा जो टीएसपी एरिया है उसको अगर अक्यूमुलेटिव करें हम तो 73% जो है पॉपुलेशन है। और मिशन 73 के नाम से वहाँ पे फिर इन लोगों ने, आदिवासी परिवार ने एक आंदोलन चलाया कि 73% पॉपुलेशन है तो उसको जैसे पूरे देश में ट्राइबल को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है उनकी जनसंख्या के अनुपात में मिला हुआ है, तो ऐसे ही 73 पॉपुलेशन या टीएसपी एरिया में रहती है तो हमको 73% जो है रिजर्वेशन भी दिया जाए 45% के बजाय, है ना। तो 2013 के नोटिफिकेशन से एक बड़ा संदेश वहाँ लोगों में गया कि अब हमारे हितों पे ये कुठाराघात हुआ है। हालांकि ये आंदोलन चल तो पहले से रहा था। एक्चुअली भील प्रदेश, एक आपने यदि मानगढ़ धाम का नाम सुना हो, गोविंद गुरु जो है जहाँ अंग्रेज़ों ने गोलियां चलाई थी, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उससे पहले की घटना है 1915 की। तो उसमें जो है आदिवासी जो एक आदिवासियों को जनजागरूकता फैलाने वाले बंजारा समाज के एक गुरु थे, गोविंद गुरु, ठीक है। तो एक भील प्रदेश जो है जहाँ भील जो है एथनिसिटी के लोग रहते हैं उनमें उन लोगों ने जागरूकता फैलाई। तो वही जो भील प्रदेश का आंदोलन था, वो जो गोविंद गुरु की जागरूकता थी, वही अब इन लोगों में जो है धीरे धीरे आ रही थी। वहाँ की जो आदिवासी बेल्ट है वहाँ धीरे धीरे आ रही थी, और वो लोग पहले ही आंदोलन शुरू हुआ कि भील प्रदेश में भील प्रदेश को एक अलग स्टेट बनाया जाए ताकि हमारे आदिवासियों के हित जो है प्रोटेक्टेड हो सके। तो वही आंदोलन फिर धीरे धीरे उसमें रिजर्वेशन का सवाल भी आ गया। तो ये 2013 के नोटिफिकेशन से वहाँ एक विस्फोट हुआ, ठीक है। और इस तरीके से जो है ये पूरा आदिवासी परिवार का एक आंदोलन चला, और फिर ये पार्टी के रूप में इसकी परिणति हुई, भारतीय आदिवासी पार्टी के रूप में। और भी कई सारे इनजस्टिस जो है वहाँ पे आदिवासियों के साथ हो रहे थे। जैसे मैं आपको बताऊं कि उनका जो ज़मीन का सवाल है, ज़मीन का वहाँ एक क्या है कि बहुत सारे आदिवासी, क्योंकि आदिवासी पढ़े लिखे नहीं होते थे तो उनके पास ज़मीन के जो है कागजी कोई डॉक्यूमेंटेड पट्टा नहीं है। तो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट में उनको जो है वो पट्टे नहीं मिल पाने से नुकसान हो रहा था। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा जो है आदिवासियों के बीच था, है ना। इसके अलावा जो वहाँ का जो अपर कास्ट था, इस पूरे टीएसपी एरिया का जो अपर कास्ट है वो आदिवासियों का ज़बरदस्त शोषण करता था। तो इसके खिलाफ भी जो आदिवासी परिवार है या उस तरह के संगठन है वो आवाज़ उठा रहे थे, ठीक है। तो जैसे जैसे उनकी पहली पीढ़ी भील प्रदेश मतलब वहाँ भीलिस्तान क्षेत्र से यूनिवर्सिटीज़ गई, कॉलेज गई, जॉब लगी, तो उनमें एक कॉन्शियसनेस आई। हालांकि उससे पहले भी वहाँ पे जो है जो लेफ़्ट मूवमेंट है वो काफ़ी जो है मजबूत था। ऐसा नहीं है, वहाँ लेफ़्ट मूवमेंट भी था, लेकिन वो लेफ़्ट मूवमेंट जो है इलेक्टोरल उसमें कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, इलेक्टोरल विक्ट्री में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था। वहाँ सीपीएम भी थी, सीपीआई भी थी। आज भी ऐसे क्षेत्र में जब घूम के आया तो मैंने देखा वहाँ नेटवर्क नहीं है लेकिन सीपीआई का बोर्ड लगा हुआ है ना। और जहाँ 20-20 किलोमीटर तक कोई पक्का मकान नहीं है लेकिन वहाँ सीपीआई का बोर्ड लगा हुआ है। तो क्या ये आदिवासी हिंदू नहीं है? ये जो भारत आदिवासी पार्टी बनाने की जरूरत हुई है, आप जोर दे रहे हैं जिस प्रकार से आदिवासी आइडेंटिटी को लेके, तो हिंदू अपने आप को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अब देखो इसमें दो या तीन तरह के सवाल ओवर कर आते हैं। एक पहला सवाल तो ये, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली हम देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आदिवासियों को हिंदू नहीं मानता है ना, और इसलिए आदिवासियों के लिए अलग मैरिज एक्ट का भी प्रावधान है ना कॉन्स्टिट्यूशन में। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें लोकल लेवल पे, तो लोग जो है हिंदू प्रैक्टिसेस जो है फॉलो करते हैं, है ना। और तीसरा, ये जो आदिवासी परिवार है ये उभर कर रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो है इनका जो मूवमेंट है वो इसी के इर्द गिर्द है कि जो आदिवासी जो है वो हिंदू नहीं है। तो एक बड़ा वहाँ पे जो है कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति पैदा हो गई है। आप कह रहे हैं सीपीएम उस इलाके में पहुँच चुकी है, सीपीआई पहुँच चुकी है,
तो जितना पुराना सीपीएम सीपीआई है उतना ही पुराना तो आरएसएस भी है। क्या आरएसएस आज तक नहीं पहुंच पाई है उस इलाके में उन लोगों के पास? मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है उस इलाके की, और कुछ लोगों ने यहीं डीयू के टीचर्स हैं, उन्होंने एक वहाँ पे रिसर्च भी किया। काफ़ी यहाँ जेएनयू के और काफ़ी एनजीओ वहाँ चल रहे हैं, काफ़ी जो है लेफ्ट मूवमेंट के लोग जो है वहाँ से संबंधित हैं। एक्चुअली जो ईसाई मिशनरीज़ हैं, ईसाई मिशनरीज़ ने जो भारत में यदि सबसे पहले किसी को टारगेट किया तो आदिवासी बेल्ट थी। तो ईसाई मिशनरीज़ वहाँ गई आदिवासी बेल्ट में, ये पूरा जो है साउदर्न राजस्थान का बेल्ट है, यहाँ पे ईसाई मिशनरीज़ ने प्रवेश किया। उसके पीछे पीछे फिर आर्य समाज गया ईसाई मिशनरीज़ के पीछे पीछे, ठीक है। फिर जब आरएसएस का फॉर्मेशन हो गया 1925 में, तो आरएसएस ने भी उस क्षेत्र पर फोकस किया। जिस तरीके का वहाँ ईसाई मिशनरीज का जो है प्रभाव था, उस प्रभाव को देखते हुए आरएसएस ने भी वहाँ पे फोकस किया। आरएसएस को लगता था कि यहाँ जो है धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है ना। ईसाई मिशनरीज के द्वारा बड़ा खेल यहाँ पे धर्मांतरण का चल रहा है, तो इसके पीछे पीछे आरएसएस भी गया, ठीक है। तो फिर इसी क्षेत्र में जिस तरीके से एक सीपीआई, उसके बाद सीपीएम और फिर सीपीआईएमएल का मूवमेंट, तो सीपीआईएमएल का एक लेफ्ट मूवमेंट, हाँ, जो मज़दूर का मूवमेंट था, जो किसान का या बहुत सबाल्टर्न वर्ग का जो मूवमेंट था, उस वजह से सीपीआई का मूवमेंट भी वहाँ पे रहा, फिर सीपीएम का भी रहा, और सीपीआईएमएल का भी रहा। सीपीआईएमएल का तो इवन जो है वहाँ पे जो है जो सशस्त्र क्रांति करने वाले लोग थे, वो लोग भी वहाँ पे पहुँचे थे। जो एक रहा है कि जो सशस्त्र क्रांति करने वाले जो ज़्यादातर लोग हैं, वो अपने आप को आदिवासी बेल्ट में उन्होंने ज़्यादा अपने को प्रसार करने की कोशिश की, तो उसके तहत वो लोग भी गए, है ना। तो हालांकि जो है आदिवासी पॉपुलेशन को कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाया, कोई सा भी मूवमेंट, जो पहले जितने भी मूवमेंट चल रहे थे वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए। चाहे सीपीआई, सीपीएम, फिर सीपीआईएमएल ये इलेक्शन लड़ते रहे, लेकिन इनका जो है जो वो था पॉलिटिक्स, वो इलेक्टोरल विक्ट्री में जो है शो नहीं हो पाया। बहुत कम वोट जो है ये पा रहे थे। तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है, 25 के 25 भाजपा के खाते में गया। तो क्या भाजपा इन इलाकों में अपनी पकड़ अभी तक नहीं बना पाई है? क्या आरएसएस अभी तक प्रवेश नहीं कर पाया है? आरएसएस के शाखा चलते हैं, हर जगह चलता है आरएसएस के शाखा, आज के समय में बहुत मशहूर है। क्या वे उस इलाके में प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे? आरएसएस का बहुत बड़ा जो है प्रभाव इस क्षेत्र में है। लगभग 300 स्कूल आरएसएस के, जो वनवासी कल्याण आश्रम है उनका, उसके स्कूल वहाँ पे संचालित हैं, है ना। और हर घर में, जो मैंने नोटिस किया, हर घर में जो है ना एक व्यक्ति आरएसएस में है, ठीक है। और भले ही आपका बहुत कच्चे घर हैं, बहुत जो है आप राजनीतिक रूप से जागरूक लोग नहीं हैं, लेकिन उनके बीच भी जो है आरएसएस वहाँ पे घुसा हुआ है ना। तो आरएसएस का एक बड़ा इम्पैक्ट वहाँ पे देखने को मिला। लेकिन जब से भारतीय आदिवासी पार्टी आई है, इसने सांस्कृतिक रूप से जो है आरएसएस को बड़ा जो है पीछे धकेला है। और कहीं ना कहीं भारतीय आदिवासी पार्टी आदिवासियों को ये कन्विंस करने में सफल रही है कि आपका भला आरएसएस की विचारधारा में नहीं है, हम आदिवासी जो परिवार है उसकी विचारधारा में है। तो आदिवासी अब जो है आरएसएस को छोड़ करके भारतीय आदिवासी पार्टी से लगातार बड़े पैमाने पर जुड़ते जा रहे हैं। किस प्रकार के सांस्कृतिक बदलाव का प्रचार प्रसार कर रही है बाप पार्टी? तो एक तो सांस्कृतिक लेवल पे कि जो है आदिवासी जो है हिंदू नहीं, जो है आदिवासी जो है एक अलग धर्म है, इसका एक नारा। और हमको सांस्कृतिक रूप से पाखंडवाद में नहीं फंसना है, ठीक है। हमको प्रकृति की पूजा करनी है, वो प्रकृति को अपना जो है देवता मान रहे हैं, और जो है प्रकृति को अपना जो है प्रकृति को ही पूज रहे हैं। वो कोई जो है मूर्ति या किसी इस तरह की कोई चीज़ को जो है वो पूजने की मनाही करते हैं। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो उनको भौतिक जो है भौतिक जो संसाधन है उसको लेकर भी वो काफ़ी मुखर है भारतीय आदिवासी पार्टी। जैसे रिजर्वेशन का मुद्दा हो, ठीक है। भारतीय आदिवासी पार्टी का ये मुद्दा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम टीएसपी एरिया को 73% रिजर्वेशन ट्राइबल्स को देंगे, है ना। इसी तरीके से जो उनका ज़मीन का मुद्दा है, जो पट्टे का मुद्दा है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। चौथा एक जो है कि उनका जो शोषण हो रहा था, उनकी जो ज़मीनें हैं वो बहुत सस्ते में जो है वहाँ का जो जागरूक का प्रकाश है वो ले रहा था, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है। पांचवा एक इनका बड़ा मुद्दा है कि एक अलग से भील एथनिसिटी के लिए अलग से प्रदेश बनाया जाए, जैसे नॉर्थ ईस्ट में
जो आदिवासियों के लिए प्रदेश बनाया गया, इसी तरीके से एक भील प्रदेश की स्थापना की जाए। तो ये जो है उनके मेन मुद्दे हैं, है ना। बाकी उनका वर्किंग स्टाइल भी बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी में होगा। जो उनका जो है जो कैंडिडेट सिलेक्शन है, वो कैंडिडेट सिलेक्शन का जो तरीका है वो बड़ा जो है ज़बरदस्त है। उसमें 3 स्टेज पे वो कैंडिडेट की स्क्रूटनी करते हैं। आप कोई जैसे हम डायरेक्ट किसी पार्टी को, अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप जो और पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी, उनमें क्या होता है कि आप अपना बायोडाटा जिलाध्यक्ष को, ब्लॉक अध्यक्ष या जिलाध्यक्ष को दे दीजिए। उसमें ऐसा नहीं होता है। पहले ग्राम पंचायत लेवल से जो है, या ग्राम सभा, ग्राम पंचायत को उतना नहीं मानते हैं, ग्राम सभा को मानते हैं, जो ट्रेडिशनल आदिवासियों के बीच जो पंचायतें थी उसको मानते हैं। तो वहाँ से यदि आप पास हो गए तो उसके बाद जो है और उन्होंने एक अपना सिस्टम बनाया हुआ ब्लॉक लेवल का, वहाँ से पास होना पड़ेगा, फिर और ऊपर पास होना पड़ेगा, तब जाके ही आपको जो है लोकसभा का टिकट मिल पाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आपको जाना पड़ेगा। तो इस तरीके का कैंडिडेट सिलेक्शन प्रणाली, जिसको आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली बोलते हैं, उसके थ्रू वो कैंडिडेट सिलेक्शन करते हैं। मतलब जनता चुनती है कि कौन लड़ेगा, पार्टी उनके ऊपर नहीं थोप सकती कि इसको लड़ाया जाएगा, जनता बोलती है कि ये लड़ेगा, तो उसको चुनाव लड़ाया जाता है। एक सांस्कृतिक बदलाव पर बात जब करेंगे तो आज भारत आदिवासी पार्टी सीमित है, सीमित क्षेत्र में है, जहाँ 73% आदिवासी की संख्या है। लेकिन जैसे जैसे यह पार्टी का विकास होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनका काम करने का तरीका बहुत लोकतांत्रिक है, ईमानदारी से, निष्ठा से काम करते हैं, तो जैसे जैसे पार्टी बड़ी होगी और अधिक लोग जुड़ना चाहेंगे, गैर आदिवासी लोग जुड़ना चाहेंगे, जी, उसको वो कैसे अपने साथ जोड़ पाएंगे? हाँ, इसका अभी पार्टी बिल्कुल नई है, लेकिन उनके बीच इसको लेकर के एक मंत्रणा चल रही है ना। किस तरीके से जो है और लोगों को भी इस सिस्टम में अकोमोडेट किया जाए, है ना। तो उनके बीच एक मंत्रणा चल रही है और निश्चित रूप से कोई एक अच्छी सफल नीति बन करके उभरेगी, जिससे और लोग भी जो है वहाँ पर जुड़ें, तो उनको जो है एलिनेशन फील ना हो, ठीक है। लेकिन दूसरी बात यह है कि उनका सिस्टम इतना लोकतांत्रिक है कि उसमें एक आम आदमी मेहनत करके आगे बढ़ सकता है, तो इसलिए भी लोग उससे जुड़ना पसंद करेंगे। तीसरी बात अब मैं बताऊं कि वो उनका इलेक्शन जो वहाँ पे एक सीट है प्रतापगढ़, वहाँ से जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ा था, आप मतलब यकीन नहीं करोगे, वो बाइक से चुनाव प्रचार करता था और उसके पूरे चुनाव में पैसे खर्च हुए 2 लाख, 2 लाख भी नहीं, 1,75,000। और आप वोट आए उसके कितने, 60,000 वोट विधायक में, और जीते। हाँ नहीं, वो जीत तो नहीं पाए, हाँ। है ना। वही जो है, अगर वो बोल रहे कि अगर मेरे पास 5-10 लाख रुपए और होते तो मैं जो है निश्चित रूप से मेरी विजय हो जाती। लास्ट टाइम पे जब इलेक्शन के और भी कई सारी चीज़ें आती हैं तो उसमें वो इलेक्शन को पिक नहीं कर पाए। अब अभी जब मैं वहाँ घूम रहा था तो भारतीय आदिवासी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात हो गई, तो बताने लगे कि हमारी जो क्या नाम है उनका, मोहनलाल रौत जी हैं, तो कि हमारी पार्टी का जो है अकाउंट में बैलेंस 5,000 रुपये है, जो कि मिनिमम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना ही पैसा है कि जो है हमको ना कोई फंडिंग हो रही है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग बात और कि जब उनके जो 3 विधायक हैं उनसे बोला गया कि जो है थोड़ा थोड़ा पार्टी के लिए फ़ंड दीजिए, तो विधायक बोले कि जो है सैलरी आने दीजिए, अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अच्छा, हाँ। तो इस तरीके से वो पार्टी मतलब रन कर रही है। बड़े मतलब अभी 26 साल का विधायक है, 28 साल का विधायक है, 30 साल का राजकुमार रौत जी जो है सांसद का इलेक्शन लड़े, 32 ईयर्स के हैं और निश्चित रूप से 2 बार के एमएलए बन चुके हैं, है ना। तो इस इतने लोकतांत्रिक ढंग से, इतने मेहनत से उनका जनता से जुड़ाव किया है कि उनको पैसे की ज़रूरत जो है इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं पड़ रही। जबकि विपक्षी पार्टी 5-5, 10-10 करोड़ में इलेक्शन लड़ रही है, वो 5 लाख में अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात जो आप बोल रहे थे कि आरएसएस का कितना इम्पैक्ट है उस क्षेत्र में, हाँ, है ना। तो उसमें मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको सुनाता हूँ, जिस प्रतापगढ़ की कैंडिडेट की मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। वो कैंडिडेट जो है 2013 तक आरएसएस में थे। अच्छा, हाँ, 2013 तक वो कैंडिडेट आरएसएस में थे। तो उनको एक रिलेशनशिप में गए एक ब्राह्मण लड़की के साथ, दोनों की रजामंदी से शादी हो गई। तो वहाँ जो आरएसएस का कैडर था, खासकर जो वहाँ का अपर कास्ट कैडर था, उसने उस शादी को तोड़ने के लिए उन पर दबाव बनाया और अंततः वो शादी टूट गई दबाव में।
तो उन्होंने बोला, उस समय आरएसएस के कैडर को भी बोला, आरएसएस के जो वहाँ के लोकल लीडर थे उनको भी बोला कि भाई तुम जो है तुम तो बोलते हो कि सारे लोग हिंदू हैं, हाँ। यदि हमारी रजामंदी से शादी हो रही है तो तुम्हें क्या दिक्कत है, हम्म, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इसमें। हाँ, खैर निश्चित रूप से आरएसएस वालों के पास जवाब नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने आरएसएस को छोड़ दिया और फिर वो जो भारत आदिवासी परिवार का जो आंदोलन है उसके साथ वो जुड़ गए और आज वो एक बड़ा नाम उस क्षेत्र में बन गए हैं। लेकिन वो जब उनकी आप स्टोरी सुनोगे तो जिस तरीके से आरएसएस जिस तरीके से अपने को प्रेजेंट करता है और एक प्रैक्टिकल में है, उसके बीच कॉन्ट्राडिक्शन आपको साफ दिखाई देगा अगर आप उस क्षेत्र की कहानियाँ सुनोगे। ऐसा ही एक और व्यक्ति से वहाँ मुलाकात हुई, तो एक छोटा मार्केट था, वो आदिवासी समाज से आता है। वो बता रहा था कि मैं जब 6 साल का था तब से आरएसएस के बनव्यासी कल्याण आश्रम स्कूल जो थे उनमें जा रहा था, और जब मुसलमानों से लड़ाई होती थी तो मैं फ्रंट में रहता था, मेरे पास लीडरशिप होती थी, ठीक है। मुसलमानों से आमने सामने की लड़ाई जब वहाँ पे कभी दंगे होते थे तो जो है लीडरशिप में फ्रंट पे होता था, ठीक है। इसी तरीके से और भी कोई मुद्दा हो मैं सबसे आगे रहता था, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो तब भी मैं सबसे आगे रहता था। लेकिन जब मैंने वो एक कस्बा टाइप मार्केट था उसमें जब दुकान लेने की कोशिश करी और एक दुकान मैंने ले ली, मेरा एग्रीमेंट बन गया, तो वहाँ जितने भी अपर कास्ट लोग थे उस मार्केट में, ज़्यादा सारे अपर कास्ट लोगों की दुकान थी, तो उन्होंने जो है मेरी रातों रात दुकान कैंसिल करवा दी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने यार इन लोगों के लिए पूरा अपना जीवन दिया हूँ, और इवन कई एक बार तो मेरे जो है गोली लगते लगते बची है दंगे में, और इस तरीके का जो है ये मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके की इनकी जो है मानसिकता है या दुर्भावना है, तो उस दिन के बाद से मैंने भी जो है आरएसएस छोड़ दिया। हालांकि उस व्यक्ति ने दोबारा उसी मार्केट में दुकान ली, लेकिन उसको भी जो है उसको छिपाना पड़ा 1 साल तक कि भाई ये इस व्यक्ति के नाम ये दुकान हो गई है, ठीक है। जब सारी कुछ प्रक्रियाएं पूरी हो गई तब उसने सामने दिखाया कि भाई जो है मैंने दुकान ले लिया, और उसने अपना दुकान का काम स्टार्ट किया। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर, तो इस वजह से जो आदिवासी समाज है, जो भाजपा आरएसएस की जो नीति है या हिंदुत्व की जो नीति है उसको प्रैक्टिकली देख रहा है, ये किस तरीके से जो है हमारा फ़ायदा नहीं नुकसान कर रही है ना। तो अब वहाँ लोग जो आरएसएस को छोड़ते जा रहे हैं। जो आरएसएस के 300 स्कूल वहाँ बनवासी कल्याण आश्रम के खुले हुए थे, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उनमें ताला लग जाएगा। ताला लग जाएगा? ताला लग जाएगा। बहुत बड़ा दावा कर रहे नहीं, मैं बहुत बड़ा दावा कर रहा हूँ। जहाँ रोज रोज आरएसएस एक हजारों स्कूल कहीं ना कहीं पूरे भारत में खोलते जा रहे हैं, उनकी रीच बढ़ रही है, उनका दावा है कि हिंदू राष्ट्र बनाकर मानेंगे। आप कह रहे हैं कि एक छोटे से इलाके से आरएसएस को जाने पर मजबूर कर दिया जाए? नहीं, मैं जिस तरीके से घूम के आया और जिस तरीके से लोगों में चेतना, ये मतलब सबसे बड़ा भारत आदिवासी परिवार और आदिवासी मूवमेंट का जो लोगों को वहाँ फ़ायदा मिला है, उस फ़ायदे की वजह से लोग जो है भारतीय आदिवासी परिवार के साथ, भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। मैं अब जैसे अब एक व्यक्ति से बात हो रही थी कि आज से 5 साल पहले पुलिस वाले जो है हमारे घरों में घुस के हमको, हमारी जो है माता बहनें हैं या हमें जो है ह्यूमिलिएट करते थे, और आज वही पुलिस वाले जो है जब हम आंदोलन करते हैं तो हमको सीरियसली लेते हैं और हमारे साथ कोई गलत अन्याय नहीं करते हैं। और हमारा जो शोषण होता था, चाहे वो अपर कास्ट के द्वारा जो शोषण हो या फिर जो है पुलिस के सिस्टम के द्वारा जो शोषण हो, वो सारा अब जो है बंद हो गया है। साथियों, बहुत ही दिलचस्प है। भारत संभावनाओं का देश है। भारत में राजा महाराजा केवल यहाँ पैदा हुए लोग नहीं होते रहे, बल्कि आरएसएस का तो यह मूल आपत्ति है कि बाहरी लोग यहाँ ज़्यादा बहुत लंबे लंबे समय तक राजा महाराजा रहे हैं। ऐसे में जब राजा महाराजाओं के विमर्श को बार बार भाजपा ले आती है, मुगल शब्द को ले आती है, भाजपा के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि भाजपा को इसलिए वोट दीजिए क्योंकि नहीं तो मुसलमान आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी भाषण दे दिया कि अगर कांग्रेस इंडिया अलायंस, कांग्रेस या राहुल गांधी जीतते हैं तो पाकिस्तान में मिठाई बंट जाएगी, पाकिस्तान के लोग खुश हो जाएंगे। अतुल जी ने बताया कि हाल तक आदिवासी के बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या सरकारी संस्थाओं से दूर थे, अब वो पहुंच रहे हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। मैं मतलब थोड़ा सा ये इमोशनली बड़ा जो है मेरे को मुद्दा टच करता है, और आप भी अगर कभी मौका मिलेगा तो हम आपको उस एरिया में घुमा के भी लाएंगे। काफ़ी अच्छा जो है मौसम हो जाता है बरसात के मौसम में, जो है जुलाई से लेके और जनवरी फरवरी तक बहुत शानदार मौसम उस एरिया में रहता है।
बहुत ही एक प्राकृतिक रूप से बहुत ही रमणीक स्थल है। तो वहाँ पे मतलब ऐसी कहानियाँ आपको देखने, एक बार जैसे अभी वहाँ के जो अभी सांसद का इलेक्शन लड़े हैं बाप से राजकुमार जी, वो वहाँ के बच्चे जो टॉपर बच्चे थे सरकारी स्कूलों के, उनको यहाँ घुमाने भी लेके आए थे। दिल्ली में उन्होंने म्यूजियम दिखाया, JNU उन्होंने घुमाया उन बच्चों को कि भाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के बच्चे जो निकल करके आएँ और एक आदिवासी बेल्ट में आकर के, आदिवासी बेल्ट से निकल करके यहाँ अच्छी शिक्षा लें ताकि लोगों का भला हो सके। तो तब वो जो उनके साथ जो टीचर्स आए थे वो अपनी कहानियाँ सुना रहे थे। आप अचंभा करोगे कि जितने भी टीचर थे वो सारे जो है गुजरात में जाकर मजदूरी करते थे, और वो मजदूरी करते करते उन्होंने पढ़ाई की, और पढ़ाई करके वो जो है कोई 3rd ग्रेड कोई 2nd ग्रेड की जॉब लग रहा है। तो इस तरीके का एक मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग बदलाव उस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। किस तरीके से भारतीय लोकतंत्र बदलाव ला रहा है, जो एक चुनाव भारतीय लोकतंत्र के अंदर जो सिस्टम है उसके अंतर्गत वहाँ पे बदलाव आ रहा है। तो उससे जो लोकतंत्र है उसमें भरोसा जो है आदमी का और मजबूत होता है। अगर वह उस पूरी प्रक्रिया को आप देखोगे तो लोकतंत्र में आपका भरोसा मजबूत होगा। और पूरे क्षेत्र में इवन जो महिलाएं, आप मैं एक जगह जो कैंडिडेट के साथ प्रचार करने के लिए गया हुआ था, तो मैं उनके पीछे पीछे वो उसको ऑब्ज़र्व कर रहा था। तो वहाँ जो कैंडिडेट होता है वो अगर वहाँ पे यदि 100 लोग हैं तो 100 लोगों से हाथ मिलाता है। ऐसा नहीं करेगा कि कोई एक प्रमुख है या 5 प्रमुख हैं या 5 प्रमुख व्यक्ति उनसे हाथ मिलाएगा, सबसे हाथ मिलाना पड़ेगा। क्या है हाथ मिलाने की राजनीति, क्या है? ये है कि सबको बराबर समझा जाएगा, सबको बराबर समझा जाएगा। और उनकी जो रैलियां होती हैं, रैलियों में जो है जो नेता होता है या जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं वो स्टेज पे नहीं बैठते हैं। नेता को भी जो है जनता के साथ नीचे बैठना पड़ता है। यह उनकी नई सोच है। हाँ, लोकतांत्रिक कि भाई जो है जनता और नेता बराबर हैं। कोई आदिवासी समाज का जो कल्चर है उसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात हाँ है। तो और सिर्फ स्टेज पे जो है महापुरुषों की, जैसे कि बिरसा मुंडा जी की हो गई, जयपाल मुंडा जी की हो गई, बाबा साहब की हो गई, फूले जी की हो गई, इन सब की जो है मूर्तियाँ, वो इन सब की जो तस्वीर हैं वो स्टेज पर रखते हैं। और भी कई बहुत सारी मतलब सांस्कृतिक रूप से मतलब काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग क्षेत्र लगा है ना। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ थी कि वहाँ नेता जो है वो स्टेज पर नहीं बैठेगा, वो जनता के साथ ही बैठना पड़ेगा, ताकि जनता ज़मीन से जुड़ा रहे, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो नेता जो है ज़मीन से जुड़ा रहेगा। कुल मिलाकर अगर भारतीय आदिवासी पार्टी, यानी अगर उसके आदिवासी देखकर कोई इस संदेह में है, कंफ्यूजन में है कि सिर्फ आदिवासियों की पार्टी है, ऐसा नहीं है। अगर वे आगे बढ़ते हैं तो भारत में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वह लोकतंत्र भी बढ़ेगा, उस प्रक्रिया लोकतांत्रिकता को भी बढ़ावा मिलेगा। आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल। भारत आदिवासी पार्टी अभी नहीं है, लेकिन जिस धमाकेदार एंट्री के साथ भारतीय आदिवासी पार्टी ने विधानसभा में जीत दर्ज की, और उम्मीद जताया जा रहा है कि एक लोकसभा सीट भी वो इस बार जीत सकते हैं। उम्मीद है कि ऐसे बदलाव के दौर में ऐसे राजनीतिक पार्टियों का भी उभार होगा, जिसके कारण पूरे देश में लोकतंत्र पर जहां एक तरफ से प्रहार हो रहा है, बल्कि भारतीय आदिवासी पार्टी जैसे अन्य पार्टियों के कारण लोकतंत्र मजबूत होगा। इसी के साथ मैं अतुल जी को आप सबकी तरफ से शुक्रिया पेश करता हूं कि आपने एक नई जानकारी दी, और भारत आदिवासी पार्टी के बारे में जो एक राजस्थान तक सीमित है, कम से कम आपका यह इंटरव्यू सुनने के बाद पूरे भारत के राज्य में बहुत सारे नए लोग जो चाहते हैं सांस्कृतिक चेतना का प्रचार प्रसार हो, बराबरी बढ़े, समाज में एकता हो, अखंडता हो, और सभी समाज के लोग एक दूसरे से सद्भाव के साथ रहें, इसको बढ़ावा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।